हम इतिहास बनाने वाली मोटरसाइकिलों की कहानी सुनाना जारी रखते हैं, लेकिन पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कहानियों को साझा करने की इस गतिविधि को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है। आज हम उस लैम्ब्रेटा मॉडल के बारे में बात करेंगे जिसने इस ब्रांड को दुनिया में प्रसिद्ध किया, लैम्ब्रेटा एलआई। नई पियाजो प्रस्तुतियों की बढ़त ने लैम्ब्रेटा 125 और 150D और एलडी को पुराना बना दिया है। वेस्पा 150 जीएस की बड़ी सफलता का मुकाबला करने के लिए इनोसेंटी द्वारा प्रस्तावित 175 टीवी से एलआई की नई पीढ़ी विकसित हुई, जिसकी डिजाइन अगले 10 वर्षों तक अपरिवर्तित रही। पहली लैम्ब्रेटा के निर्माण के समय से ही इंजीनियर पियरलुइजी तोरे की अगुवाई में इनोसेंटी का डिजाइन इंजन के ऊर्ध्वाधर सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट और लाइन में ट्रांसमिशन के साथ डबल कॉनिकल कपलिंग के संयोजन के प्रति वफादार रहा है। यह बिना संदेह एक महंगी और सेटअप में कठिन समाधान है, विशेष रूप से पियाजो के विपरीत। इसके अलावा कुछ हिस्सों में, जैसे कि गियर, यह अधिक नाजुक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था संस्करणों में रूपरेखा सरल होने के बावजूद कारेनाथुरा फेयरिंग जोड़ने पर यह जटिल हो जाती है, जो कि सुरक्षा और सुंदरता के लिए अधिक मांग में होती है। इंजीनियर ब्रूनो पारोलारी की अगुवाई में उत्पादन तकनीकी रूप से अधिक मान्य और सरल समाधान के लिए उत्पाद के एक मौलिक नवीनीकरण पर जोर देता है, ताकि हमेशा के प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले उत्पादन लागत के अंतर को कम किया जा सके। वास्तव में वेस्पा, जो शुरू में अच्छी तरह स्थापित उत्पाद था, ने सालों के समेकन के बाद स्पोर्टी जीएस के साथ एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है, जिसमें डबल सीट, 4 स्पीड गियर बॉक्स हैंडलबार में माउंटेड हेडलाइट और बड़े साइड पैनल थे। ये मॉडल पियाजो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके डिजाइन को बाद में अधिक व्यापक संस्करणों में भी पुनः पेश किया गया। लैम्ब्रेटा 175 टीवी आकर्षक डिजाइन और 10 इंच के पहियों और जीएस की तरह डबल सीट के साथ 175 टीवी को आधिकारिक तौर पर 10 अप्रैल 1957 को इनोसेंटी के नए प्रदर्शनी हॉल के उद्घाटन के अवसर पर पियाज़ा एस। दुर्भाग्यवश कार्यात्मक दृष्टिकोण से कई समस्याएं जल्दी ही सामने आ गईं। मुख्य समस्याएं बॉल गियरबॉक्स से संबंधित हैं, जो भार का सामना करने में सक्षम नहीं है, इसके बावजूद कि इसे प्राइमरी ट्रांसमिशन में एक जटिल टॉर्क लिमिटर से लैस किया गया है। इसके अलावा क्लच में भी समस्याएं आईं। शुरुआती योजनाओं के विपरीत, जो इसे केवल विदेशों में बेचने का प्रावधान था, टीवी को इटली में भी बेचा गया। हालांकि पहले ही कुछ इकाइयों में समस्याओं के कारण बिक्री आंकड़े बहुत कम थे और लॉन्च के 1 साल बाद उत्पादन बंद कर दिया गया। 125 और 150 एलआई प्रथम श्रृंखला। इस बीच शायद टीवी की विफलता के चलते इनोसेंटी के सीईओ इंजीनियर जुसेप्पे लोरो ने स्टडी सेंटर को इंजीनियर पारोलारी के लैम्ब्रेटा तकनीकी निर्देशन के अंतर्गत स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और इसे सीधे इंजीनियर जॉर्जो अराल्डी के प्रबंधन में दे दिया। इंजीनियर टोरे विशेष डिजाइन के केंद्र में काम करना जारी रखेंगे, जिनमें से पहला अमेरिकी बंडी मरीन के लिए एक आउटबोर्ड इंजन से संबंधित है। अराल्डी का पहला कार्य 175 टीवी के आधार पर नई लैम्ब्रेटा श्रृंखला एलआई का निर्माण करना था, जबकि फ्रेम और बॉडीवर्क को बरकरार रखा गया था। 125 और 150 सीसी में फ्रंट हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर को छोड़कर और डबल सीट के बजाय सिंगल सीट को अपनाकर मोटर गियरबॉक्स ग्रुप में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। हालांकि इन डिजाइनों में सुधार किए गए, 150 एलआई को 19 अप्रैल 1958 को इनोसेंटी स्टडी सेंटर में मिलान में वसंत मोटरसाइकिल शो के अवसर पर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण भाषण में इंजीनियर नटाले टोमासी ने 1957 में निर्यात में वृद्धि पर जोर दिया। 1,09,493 इकाइयां 1956 की 63,380 इकाइयों के मुकाबले
और नए स्कूटर को इनोसेंटी के तकनीकी और वाणिज्यिक दिशा के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत किया। 150 मॉडल के बाद 125 मॉडल भी जल्दी ही आया, जो कि समान डिजाइन और सुविधाओं और फिनिशिंग में छोटे अंतर के साथ था। अब हम इन दो मॉडलों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इंजन, जिसमें आगे की ओर एक क्षैतिज सिलेंडर है, में एक पंखे के माध्यम से मजबूर शीतलन प्रणाली होती है, जो हमेशा की तरह फ्लाईव्हील के मैग्नेट की परिधि पर स्थित होती है। इसमें 3 लाइट क्लासिक वितरण होता है, जिसमें 2 सममित ट्रांसफर और कार्टर में एक सिलेंडर में प्रकाश के माध्यम से प्रवेश होता है। पहले मॉडलों में एयर फिल्टर सीधे इंजन के कोफान हुड के नीचे होता है, जिसे बाद में एक अतिरिक्त फिल्टर और फिर एक बड़े कारतूस के साथ एक बाहरी एयर इनटेक के साथ अपडेट किया गया। डुप्लेक्स चेन ट्रांसमिशन, जो इंजन को गियरबॉक्स से जोड़ता है, एक मोटरसाइकिल शैली के शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग करता है और इसे केटने रेजिना द्वारा प्रीटेंशन किया गया है, जिसमें सटीक दूरी पर अंकों का निरीक्षण किया गया है। मल्टीप्लेट क्लच गियरबॉक्स के प्राथमिक गियर पर माउंट होता है, जिसमें 4 फिक्स्ड गियर होते हैं, जबकि सेकेंडरी शाफ्ट पर 4 फ्री फ्लोटिंग गियर होते हैं। 125 और 150 के लिए गियर अनुपात अलग अलग होते हैं। गियरिंग रेशियो इस प्रकार है: 150 के लिए पहला 13.92, दूसरा 9.17, तीसरा 6.67, चौथा 5.21 और 125 के लिए पहला 17.37, दूसरा 10.73, तीसरा 7.47, चौथा 5.65। 150 मॉडल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह से 6 वोल्ट डीसी होता है, जिसमें 5 आह की बैटरी होती है, जो फ्लाईव्हील द्वारा रेक्टिफायर के माध्यम से चार्ज होती है। 125 मॉडल में बैटरी स्टैंडर्ड नहीं होती है। इसमें मजबूत हल्के मिश्र धातु के ड्रम ब्रेक होते हैं, जो अंदर 150 मिमी व्यास के होते हैं और पीछे के सस्पेंशन में साइलेंट ब्लॉक पर घुमावदार इंजन गियरबॉक्स होता है। फ्रेम बड़े व्यास की एकल ट्यूब से बना होता है, जो स्टीयरिंग नट से शुरू होकर सीट के नीचे तक बढ़ती है। इस पर रबर से घिरा फुटबोर्ड, सेंट्रल सीट होल्डर और पैसेंजर के फुटपैग होते हैं। दोनों तरफ के पैनल हटाए जा सकते हैं, जिससे यांत्रिक भागों तक आसानी से पहुंच होती है। 150 मॉडल पर स्पीडोमीटर और डबल सीट स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें रबर कोटेड फुटरेस्ट होते हैं, जबकि 125 मॉडल में ये एल्यूमिनियम फुटपैग के साथ विकल्प के रूप में होते हैं। पेंट के लिए 125 के लिए बुनियादी ग्रे के साथ स्टील ग्रे साइड पैनल होते हैं और 150 मॉडल के लिए लाल, नीले, हरे और भूरे रंग के विकल्प होते हैं। 1959 की वसंत ऋतु में 175 टीवी का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया गया, जिसमें एलआई मॉडल से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। मिलान में उस साल के अंत में 125 और 150 मॉडल भी प्रदर्शित किए गए, जिनके बारे में हम एक और अवसर पर बात करेंगे। प्रथम श्रृंखला मॉडल, जिसे दूसरी श्रृंखला के आधिकारिक रूप से पेश किए जाने के बाद नामित किया गया था, कि कुछ महीनों में 2 लाख इकाइयों का उत्पादन किया गया, जिसमें 47,747 यूनिट्स 125 सीसी और 108,984 यूनिट्स 150 सीसी की थी, जो बाजार में बड़ी सफलता को दर्शाता है। एलआई मॉडल शुरुआत से ही टिकाऊ, भरोसेमंद और पिछले मॉडलों से कहीं अधिक आरामदायक साबित हुए। 10 इंच के पहियों, मजबूत फ्रेम और उत्कृष्ट सस्पेंशन ने हर दिन 300 से 400 किलोमीटर तक की कड़ी परीक्षाओं के दौरान उन्हें स्थिरता प्रदान की। वास्तव में एलआई मॉडल के आगमन तक लैम्ब्रेटा का एकमात्र फायदा वेस्पा के खिलाफ इसके संतुलन में था, लेकिन अब इनोसेंटी ने पियाज्जो से गतिशील स्थिरता में बढ़त हासिल कर ली थी। कुछ चुनौतियों का भी सामना हुआ, जैसे कि पिस्टन की खड़खड़ाहट और धूल भरी जगहों में जल्दी घिसाव। पहले समस्या को हल करने के लिए दूसरी श्रृंखला में पिस्टन को लंबा और मजबूती से बंद किया गया।
धूल के घिसाव की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा बाहरी एयर इनटेक और फिल्टर जोड़ा गया, जिससे यह समस्या भी हल हो गई। अंत में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि लैम्ब्रेटा इंजन के पुर्जों के लिए आप thinkingofpiston.com पर जा सकते हैं।